हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लब स्टडी पॉइंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज ये हमारी चल रही है हिंदी मीडियम की, जो आपकी बोर्ड्स और प्री बोर्ड्स दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम चैप्टर नंबर 8 रोजगार देखेंगे। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से उनको ध्यान से समझने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपके सामने, उत्पादन क्रिया क्या है। उत्पादन से आप क्या समझते हैं। जैसा कि हमें पता है, उत्पादन क्रिया से अभिप्राय वस्तु एवं सेवाएं उत्पादित करने की प्रक्रिया से है। उत्पादन में सेवाएं और वस्तु दोनों का क्या कर रहे हो, आप उत्पादन कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा उनको बढ़ा रहे हो। ठीक है, ताकि जो जनसंख्या है आपके देश में उसको फायदा मिल सके, वो उनका उपभोग कर सके। इसी वजह से उत्पादन क्रिया क्या होती है, आपकी ज्यादा से ज्यादा सेवाएं वस्तुओं को बढ़ावा देना। किसमें क्या कहलाया जाएगा, उत्पादन कहलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, आर्थिक क्रिया क्या है। क्या कहलाई आर्थिक क्रिया क्या है, किस तरीके से इसको समझा जा सकता है। आर्थिक क्रियाओं से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो दुर्लभ संसाधनों के उपयोग से संबंधित है। यानी आर्थिक क्रिया में जनरली ये भी आता है कि लोग कौन कौन से क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ठीक है, कौन कौन सी आर्थिक गतिविधियों में वो लगे हुए, वो भी आपका हो सकता है इसमें। ठीक है, तो आर्थिक क्रियाओं से अभिप्राय उन क्रियाओं से भी है जो दुर्लभ संसाधनों के उपयोग से संबंधित है। तो आपके संसाधन होते हैं उनके उपयोग से संबंधित है। दुर्लभ कौन से, जो खत्म होते जा रहे हैं, उनकी संख्या कम होती जा रही है, उनसे है। ठीक है, तो आर्थिक क्रिया क्या है ये हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में बेरोजगारी का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, मतलब किस तरीके से भारत में बेरोजगारी को समझा जा सकता है। तो दो है हमारे पास, एक है अदृश्य, ठीक है, छुपी हुई बेरोजगारी इसको बोला जाता है। कहने का अर्थ है, मान लीजिए एक काम को करने के लिए 20 लोगों की आवश्यकता है, उसमें 40 लोग लगे हैं, मतलब 20 ज्यादा लोग लगे हुए हैं। तो देखने को मिलता है जो 20 लोगों को पैसा मिलना चाहिए, वो 40 लोगों में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। इसी वजह से उनकी जो आय है वो कम हो जाती है। तो उसको आप क्या बोलेंगे, अदृश्य बेरोजगारी, जो भारत में बहुत ज्यादा पाई जाती है। और इस तरीके की बेरोजगारी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। इसको आप प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हो। दूसरी आती है आपकी मौसमी बेरोजगारी के रूप में। ठीक है, मौसमी बेरोजगारी क्या होती है, अब आपने कोई फसल उगा दी, जब तक वो फसल पक नहीं जाएगी, जब तक आप उसे काट नहीं लेंगे, तब तक आपका जो खेत है खाली नहीं हो पाएगा, आप दूसरी फसल नहीं बो पाएंगे। तो उस समय तक आप क्या है, खाली हैं। तो देखने को मिलता है मौसमी बेरोजगारी आपको देखने को मिलती है। मजदूर और किसान इस तरीके की बेरोजगारी का सामना करते हैं। इसी वजह से जो सरकार है, इनके रोजगार की गारंटी का अधिनियम लेके आती है, ताकि इन लोगों को किस तरीके से 12 मास इनको रोजगार दिया जा सके। तो जरूर आएगा, 100% आएगा, बेरोजगारी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन जरूर आएगा। तो समझ के चलिए किस किस तरीके की बेरोजगारी होती है, उनको किस तरीके से निपटा जा सकता है। तो सरकार हर समय ये सोचती है किस तरीके से जो बेरोजगारी की समस्या है उससे निपटारा पाया जाए, इससे छुटकारा पाया जाए, और किस तरीके से नीतियों के सहित विद दी हेल्प ऑफ ब्यूरोक्रेसी, जिसको आप क्या बोलते हो, नौकरशाही, इसकी सहायता से ऐसी ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए ताकि लोगों को रोजगार की कमी महसूस ना हो। ठीक है, सभी क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आता है आपके पास, अदृश्य बेरोजगारी को परिभाषित कीजिए। क्या होती है अदृश्य बेरोजगारी, किस तरीके से पूरे के पूरे समाज में ये फैली हुई है। तो देखने को मिलता है अदृश्य बेरोजगारी अपने आप में बहुत बड़ी समस्या बन के उभर रही है। बड़ी बड़ी देशों में, भारत में उसमें से शामिल है। जो बड़े बड़े देशों में इस तरीके की बेरोजगारी की समस्या पैदा हो रही है, तो इसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, किस तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है, और इसके स्थान पर किस किस तरीके रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं, उसके बारे में सोचना बहुत आवश्यक हो चुका है। चाहे वो हमारे नीति निर्देशक हो, कोई भी हो जो नीतियां बना रहा है, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे है, उन सबके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभर रही है कि बेरोजगारी को किस तरीके से कम करना है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो अदृश्य बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें किसी कार्य को करने के लिए जितने श्रमिकों की आवश्यकता होती है, उससे अधिक श्रमिक काम कर रहे होते हैं। तो इसमें यह होता है, अब ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, काम कम है, तो देखने को मिलता है जो आय का वितरण है वो बढ़ जाता है। तो कम आय मिलती है लोगों को, और आप याद रखिए जब भी आय कम मिलती है तो लोग अपने ऊपर खर्चा नहीं कर पाएंगे, अपने आप को मॉडर्न नहीं बना पाएंगे, अपने आप को डेवलप नहीं बना पाएंगे, और जो शिक्षा के ऊपर, कौशल के ऊपर जो खर्च उनको करना चाहिए उसके ऊपर नहीं कर पाएंगे। तो देखने को मिलता है जो समाज में लगातार जो गरीबी का क्रम है वो बना रहता है, गरीबी में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलती है। तो छिपी हुई बेरोजगारी को कम इसलिए करना है ताकि समाज को आपको आगे लेके जाना है, गरीब लोगों को भी आपको मौका देना, ताकि वो भी देश की जो आर्थिक नीतियां हैं, गतिविधियां, उनमें भी वो पार्टिसिपेट कर सके और अपने अपने साथ अपने परिवार को भी आगे लेके जा सके। तो किस तरीके से हटाई जा सकती है, शिक्षा के माध्यम से, कौशल के माध्यम से इन सारी चीजों को हटाया जा सकता है, क्योंकि लोगों के पास शिक्षा का अभाव है, स्किल नहीं है लोगों के पास। इसी वजह से अदृश्य बेरोजगारी भी आपको देखने को मिलती है, जो बहुत बड़ी समस्या बनकर भारत जैसे देश के लिए सामने आ रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चल रहे हैं।
श्रमिक जनसंख्या अनुपात की परिभाषा दीजिए। क्या होता है श्रमिक जनसंख्या अनुपात? इसको समझना बहुत आवश्यक है। श्रमिक जनसंख्या अनुपात को प्रति 1000 व्यक्तियों में रोजगार व्यक्तियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब 1000 लोगों में किसके पास रोजगार है, ठीक है, उस पर देखा जाता है। पर तुम्हें ये छोटी सी चीज और ये भी याद रखनी है कि 1000 व्यक्ति जो हैं जिनके पास रोजगार है, तो उनको रोजगार में कितनी पैसा मिल रहा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। मान लीजिए अगर आपको रोजगार मिल रहा हो, पैसे बहुत कम मिल रहे हैं, तो भी आपको बेरोजगार की श्रेणी में ही रखा जाएगा, क्योंकि आप जिस तरीके से अपना जीवन यापन करना चाहते हैं उस तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरती है, ठीक है। तो ये समझना है हम लोगों को, थोड़ी सी ये नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरीके से इनको लिखना है एग्जाम में, किस तरीके से अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका डेवलप होगा, इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा हम लोगों को। गॉट इट? तो क्या है, श्रमिक जनसंख्या अनुपात को प्रति 1000 व्यक्तियों में रोजगार व्यक्तियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। अब क्या है, श्रमिक जनसंख्या अनुपात क्या है, रोजगार व्ययों की संख्या, मतलब कितना खर्चा कर रहे हो रोजगार के साधनों को उपलब्ध कराने के लिए। क्योंकि सरकार क्या करती है, बहुत सी नीतियां बनाती है कि अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो आपके चल रहे हैं, ठीक है, उनमें लोगों को क्या मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है ना, बहुत से उद्योग हैं जिनमें आपको बहुत सारा रोजगार प्राप्त हो रहा है। तो इस तरीके के उद्योगों को लगाना हमारी एक तरीके से जरूरत भी है और मजबूरी भी है। अगर इस तरीके से उद्योगों को नहीं लगाया जाएगा तो लोगों के पास रोजगार नहीं होगा, और रोजगार के साधन जहाँ जहाँ कम होते हैं तो उसी देश में बहुत सी परेशानियां आपको देखने को मिलती है। और ये भी याद रखिए, जब रोजगार के साधन कम होते तो क्राइम रेट आपका बढ़ता चला जाता है। तो सारी की सारी चीजों को लिंक करके समझ के आपको अपना उत्तर लिखना है, ताकि आपका उत्तर सबसे बेहतर दिखाई दे। तो रोजगार व्ययों की संख्या अपॉन में क्या लिखेंगे, कुल जनसंख्या, और इंटू किससे कर देंगे आप, 1000 हो, तो आपको क्या निकल के आएगा, क्या निकल के आ जाएगा, श्रमिक जनसंख्या अनुपात निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो श्रमिक जनसंख्या अनुपात समझना भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चल रहे हैं। मीना एक गृहिणी है, घर के कामों के साथ साथ वह अपने पति की कपड़े की दुकान में काम में हाथ बताती है। क्या उपयोग एक श्रमिक माना जा सकता है कि नहीं? मतलब जो काम कर रही है मीना, क्या उसको श्रमिक माना जाएगा कि नहीं? देखो, उसको श्रमिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसको उसकी सैलरी नहीं मिल रही है, वो अपने पति का हाथ बटा रही है, ठीक है, उसको सैलरी नहीं मिल रही है, ठीक है, इसी वजह से उसको श्रमिक नहीं माना जा सकता, ठीक है। तो आंसर पढ़ रहे हैं अपना, एक गृहिणी होने के नाते बिना अपने पति केवल सहायता कर रही है, क्या कर रही है, अपने पति की दुकान में सिर्फ सहायता कर रही है, उसे श्रमिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसे वेतन प्राप्त नहीं हो रहा है इसमें, तो उसको श्रमिक नहीं माना जाएगा। तो श्रमिक को जनरली क्या मिलता है, वेतन मिलता है, और वेतन के माध्यम से ही श्रमिकों का वर्गीकरण किया जाता है। तो वेतन और श्रमिक के बीच में सीधा संबंध स्थापित यहाँ पर होता हुआ दिखाई हमें दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, ये भी आपको क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। नाम बदला जा सकता है, मीना की जगह कुछ और नाम रखा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन आपका ये भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाएंगे आप। अब क्या है, रोजगार रहित समृद्धि क्या है? अब क्या है, रोजगार रहित समृद्धि का मतलब क्या है, रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, पर जो आपकी इकोनॉमी है, जो आपकी जीडीपी है, जो आपकी अर्थव्यवस्था है, वो बढ़ती चली जा रही है। तो कहने का मतलब क्या है, जो अलग अलग तबके हैं आपकी सोसाइटी के, अब वो एक साथ मिलकर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, कुछ लोगों को ही आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। तो ये ठीक नहीं है। जितने भी सेक्शन है सोसाइटी में, सबको आगे मिल जाने का चांस होना चाहिए, सिर्फ एक या दो को नहीं। इसी वजह से देखने को मिलता है कि रोजगार अगर सभी लोगों को प्राप्त होगा तो समृद्धि सबकी होगी, अगर सभी लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं होगा तो समृद्धि किसी एक तबके की हो सकती है जिसको रोजगार प्राप्त हो रहा है। तो ये सारी चीजों को हमें समझना होगा। तो रोजगार रहित समृद्धि से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्तर तो बेहतर प्रौद्योगिकी के कारण बढ़ता है, किंतु रोजगार के स्तर में वृद्धि नहीं होती, अतः बेरोजगारी बनी रहती है, यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होती है। कहने का मतलब क्या है, सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहा है लेकिन रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, तो उसको आप क्या कहेंगे, रोजगार रहित समृद्धि, यानी कि एम्प्लॉयमेंट के साधन उपलब्ध नहीं हो रहे हैं और सिर्फ इकोनॉमी आपकी स्ट्रांग होती चली जा रही है। इस चीज को भी आपको निपटना पड़ेगा, इसके भी आपको अल्टरनेटिव्स निकाल के रखने पड़ेंगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, पढ़ के जाएंगे इसको भी आप। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चल रहे हैं अपन। कार्यबल का अनियमितीकरण क्या है, ठीक है ना। अनियमितीकरण से आप क्या समझते हैं, तो देखने को मिलता है अनियमितीकरण से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें कुल कार्यबल में अनुपात थोड़े भाड़े के मजदूरों के प्रतिशत में समय के साथ बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो कहने का मतलब क्या है, जो भाड़े के मजदूर है उनकी संख्या आपको यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, भाड़े के मजदूरों के प्रतिशत में समय के साथ बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है, उसको आप क्या बोलते हैं, अनियमितीकरण बोला जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप पढ़कर जाएंगे।
तो देखने को मिला हमने काफी क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर लिए जो आपके रोजगार चैप्टर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आपके बोर्ड्स एंड इवन प्री बोर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 पे चल रहे हैं, विनियमित वेतन भोगी कर्मचारियों में महिलाएं कम क्यों हैं? मतलब देखने को मिलता है महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो कम क्यों है, किस तरीके से महिलाओं को भी लेके आया जा सकता है इस फील्ड में ताकि वो भी काम कर सके, ताकि वो भी सभी लोगों की तरह वेतन पा सके और अपने लाइफस्टाइल अपनी जीवनचर्या को चेंज कर सकती हैं। तो देखने को मिलता है नियमित वेतन भोगी का मतलब है जो स्थायी कर्मचारी हैं, ठीक है। नियमित वेतन भोगी कर्मचारियों में महिलाएं कम हैं क्योंकि भारत में महिला शिक्षा अभी व्यापक नहीं हुई, फलस्वरूप नौकरी के अवसर बहुत कम है। देखने को मिलता है महिलाओं का जो शिक्षा का ढांचा है या उनको कौशल देने का तरीका है वो ठीक नहीं है, उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि महिलाओं के पास वो कौशल और वो शिक्षा ना होने के कारण देखने को मिल रहा है वो इस तरीके से इस फील्ड में नहीं आ पा रही है जिस तरीके से पुरुषों के पास पूरा का पूरा माहौल रहता है, ठीक है। तो ये कारण हो सकता है। दूसरा हो सकता है आपके पास शहरी क्षेत्रों में अधिकतर परिवारों में महिलाओं के लिए नौकरी करना पारिवारिक निर्णय द्वारा निश्चित होता है। मतलब क्या होता है, परिवार निर्णय लेता है कि आप नौकरी करेंगे कि नहीं करेंगे। तो देखने को मिलता है सामाजिक दबाव भी महिलाओं के ऊपर बहुत ज्यादा बनाया जाता है और उनको हीन दृष्टि से देखा जाता है अगर वो काम करती हैं तो, ठीक है। इसी वजह से कुछ आपको देखने को मिलता है समाज के दबाव के कारण भी वो काम नहीं कर पाती हैं। तो महिलाओं के व्यक्तिगत निर्णय द्वारा इसका अर्थ है कि रोजगार के उपलब्ध अवसरों का वास्तव में प्रयोग नहीं किया जाता है। जिस तरीके से सभी लोगों को रोजगार का अवसर प्राप्त होना चाहिए उसमें महिलाएं बहुत ज्यादा पीछे रह गई हैं, पुरुषों को ज्यादा वरीयता दी जा रही है, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक निर्धनता के कारण महिलाओं को काम पर जाना पड़ता है। मतलब क्या है, काम पर जाना पड़ता है अपने परिवार के लिए जीविका प्राप्त करने हेतु अधिकांश महिला श्रमिकों को ग्रामीण क्षेत्रों में कम मजदूरी पर काम करना पड़ता है। मतलब क्या है, कम मजदूरी पर भी महिलाएं काम करने के लिए राजी इसलिए हो जाती हैं क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। जब लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो उसकी बार्गेनिंग पावर मतलब वो मोल भाव नहीं कर सकते हैं उस समय, इसी वजह से उन्हें कम मजदूरी में काम किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है, कोई व्यक्ति अगर आर्थिक स्थिति से कमजोर है तो उसका यहाँ पर शोषण हो रहा है, उसको कम मजदूरी दी जा रही है। तो खासकर महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में। इसी वजह से हमें उनको ज्यादा से ज्यादा कुशल बनाना होगा, ज्यादा से ज्यादा कौशल उनको देने की आवश्यकता यहाँ पर दिखाई देती है। और हमें ये भी ध्यान देना है किस तरीके से शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को एक पूरे के पूरे सिस्टम में डाला जा सकता है ताकि वो भी एक अच्छा जीवन यापन कर सके। महिलाओं की स्थिति को सुधारना हर एक सरकार की जिम्मेदारी होती है, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। यहाँ तक कि हर नागरिक की जिम्मेदारी होती है वो अपने साथ अपने लोगों को लेकर चले ताकि आने वाला जो गैप है उसको भरा जा सके। क्वेश्चन नंबर 10 आता है हमारे पास, बेरोजगारी की समस्या के समाधान के रूप में आप भारत में स्टार्टअप का मूल्यांकन कैसे करेंगे? दो अवलोकन कीजिए। मतलब स्टार्टअप्स के बारे में बता रहे हैं। स्टार्टअप्स क्या होते हैं, जो नए नए बिजनेसेस इंडिया में ग्रो हो रहे हैं वो क्यों ग्रो हो रहे हैं और उनको किस तरीके का माहौल मिल रहा है यहाँ पर ताकि वो यहाँ पे स्टार्टअप्स को लगा रहे हैं। और आप ये भी जानते हैं जो बड़े बड़े स्टार्टअप्स आपकी कंट्री में लग रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है यानी बाहर से जो विदेशी मुद्रा आ रही है आपके देश में वो बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से स्टार्टअप्स आपके ग्रो हो रहे हैं। और ये भी याद रखना है स्टार्टअप बाहर से भी आके आपकी कंट्री में आ सकते हैं और दूसरे खुद के भी स्टार्टअप्स आप लगा सकते हो। इंडिया में भी बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स ग्रो कर रहे हैं। इसी की वजह से देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो बेरोजगारी का स्तर है वो धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्टार्टअप जब भी लगते हैं जो सरकार पूरा माहौल देती है, उनको सब्सिडीज देती है, उनको लैंड एक्वायर करके आने की जमीन भी देती है यहाँ पर वो स्टार्टअप्स को लगाएंगे। इसी तरीके से पूरा का पूरा जो माहौल होता है वो बिजनेस ओरिएंटेड बनता चला जाता है, व्यापार के लिए बनता चला जाता है। तो स्टार्टअप्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और ये भी याद रखिए जो स्टार्टअप्स होते हैं उन्हें प्रौद्योगिकी यानी कि जो आपकी टेक्नोलॉजी होती है वो भी काम करती है। सो रीड करें, स्टार्टअप से स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं, मतलब नौकरी मिलती है उनसे, संभावना है और इस प्रकार बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है। और क्या है, इससे बेरोजगारी की समस्या का समाधान भी किया जा सकता है, ठीक है। अब क्या है, स्टार्टअप की सरकार द्वारा तकनीक तथा वित्तीय सहयोग द्वारा सहायता की जाती है, ठीक है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि सरकार भी इनको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, इसी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर पा रहे हैं। यह संसाधनों के उपयोगों को प्रोत्साहित करते हैं तथा वह अप्रकट संसाधनों का उपयोग किया जाता है तो रोजगार के अवसर ही बढ़ते हैं। अब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं क्योंकि देखने को मिल रहा है अलग अलग क्षेत्र में स्टार्टअप्स लग रहे हैं। तो सभी स्टेट्स में हर डिस्ट्रिक्ट में एक तरीके से देखने को मिल रहा है रोजगार के साधन यहाँ पर उपलब्ध होते दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका और करंट सिचुएशन से रिलेटेड है तो आपको पढ़ के जाना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। थैंक यू।
और इस ESP ग्रुप है जो हमारा, इसको भी आपको ज्वाइन करना है, टेलीग्राम से आप जुड़ें और हमेशा आप अपडेटेड रहेंगे। धन्यवाद।